क्या आपने कभी किसी ऐसे तांत्रिक का नाम सुना है जिसके मरने के बाद भी उसकी विद्या लोगों को जिंदा निगल रही हो, जिसकी राख आज भी सांस लेती हो और जो हर अमावस्या को एक नया शरीर खोजती हो जिसमें वो खुद को फिर से जगा सके? कहते हैं तंत्र कभी मरता नहीं, वो बस अपने अगले पात्र का इंतजार करता है, और जो एक बार उस राह पर चला गया वो फिर इंसान नहीं रहता, वो खुद तंत्र बन जाता है। आज की कहानी है एक ऐसे ही युवक की जिसने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए थी, पर अनजाने में वो खुद उस कहानी का मुख्य पात्र बन गया। एक मंदिर, एक पुरानी डायरी और एक ऐसा नाम गजधर जो अब सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक जीवित विद्या बन चुका है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की ये कथा आपको दिखाएगी कि कुछ तांत्रिक मरने के बाद और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां डरावनी घटनाओं से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रशांत सिंह है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं और देश के अलग अलग कोनों में जाकर लोक कथाओं और परंपरागत रहस्यमयी बातों पर रिसर्च करता हूं। यह घटना साल 2018 की है, जब मैं रांची के एक आदिवासी इलाके चर्रा घाटी में शूटिंग के लिए गया था। इस घाटी के पास एक छोटा सा गांव है, देवड़ी टोला, जहां सिर्फ 15-20 घर हैं। लोग बहुत सीधे साधे थे, लेकिन किसी भी बाहरी व्यक्ति से एक दूरी बनाकर रखते थे। वहां पहुंचते ही मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो अजीब है इस जगह में। मैंने गांव के प्रधान से बातचीत शुरू की, पर जैसे ही मैंने तांत्रिक शब्द लिया, उनका चेहरा बदल गया। उसका नाम मत लो साहब, गजधर बाबा का नाम मत लो। मैंने पूछा, गजधर बाबा कौन? प्रधान बोले, जिंदा भी है कि नहीं ये कोई नहीं जानता, पर हर महीने की अमावस्या को जंगल की तरफ से आवाजें आती हैं। आदमी की नहीं, जानवर की भी नहीं, पर किसी चीज की तो है। मैंने रिसर्च के दौरान जाना कि गजधर नाम का एक तांत्रिक करीब 25 साल पहले इस गांव में आया था। वो कोई आम बाबा नहीं था, उसने तामसी विद्या यानी काली तंत्र की साधना की थी। एक बार गांव की एक लड़की बीमार पड़ी और उसकी मां गजधर के पास इलाज के लिए गई, लेकिन लड़की कभी लौट कर नहीं आई। उसके बाद गांव के कई जानवर, बच्चे और यहां तक कि 2 युवक भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। गांव वालों ने तांत्रिक को मारने की कोशिश की, लेकिन वो जंगल के उस पार बने एक वीरान मंदिर में चला गया और वहीं रहने लगा। धीरे धीरे लोग उसे भूलने लगे, पर उसकी अमावस्या वाली तांत्रिक क्रियाएं बंद नहीं हुई। मैंने तय किया कि अगली अमावस्या को उस जंगल में जाकर सच्चाई जाननी है। रात करीब 12 बजे मैं अपने कैमरा और रिकॉर्डर के साथ जंगल की ओर निकला। रास्ता बेहद संकरा और सुनसान था। घना अंधेरा, बस मेरे टॉर्च की हल्की रोशनी और चारों तरफ अजीब सी सन्नाटे वाली आवाजें। करीब 1 बजे मुझे वो पुराना मंदिर दिखा। दीवारें टूटी हुई, छत आधी गिर चुकी थी, लेकिन अंदर एक लाल रोशनी झलक रही थी। मैंने धीरे से कैमरा चालू किया और मंदिर के पास पहुंचा। अंदर कोई था, एक आदमी, बेहद दुबला, झुका हुआ, सिर पर जटाएं और चारों तरफ राख लगी हुई थी। वो किसी शव के सामने बैठकर कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने रिकॉर्डिंग चालू रखी, लेकिन तभी उसकी गर्दन धीरे धीरे मेरी ओर घूमी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतली की। उसकी गर्दन इंसान जैसी नहीं घूमी, पूरा शरीर एक पल में मुड़ गया। वो कुछ कह रहा था, तू भी बंद हो जाएगा जैसे बाकी हुए। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरा कैमरा हाथ से खींच लिया। मैंने भागने की कोशिश की, दौड़ा, जंगल के रास्ते में कई बार गिरा, लेकिन जैसे तैसे गांव वापस आया। सुबह जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक की तो कैमरा में कुछ नहीं था, सिर्फ एक वीडियो 2 सेकंड का, जिसमें गजधर की वही सफेद आंखें सीधी कैमरे की तरफ थीं और बैकग्राउंड में किसी औरत के चीखने की आवाज। गांव वालों ने कहा, अब तुम कभी चैन से नहीं सो पाओगे। जिसने गजधर को देख लिया उसकी आत्मा धीरे धीरे सूखने लगती है। अगले 2 दिन तक प्रशांत ने खुद को कमरे में बंद रखा। उसने किसी से बात नहीं की, ना ही खाना खाया। उसका चेहरा पहले से ज्यादा पीला और सूखा लगने लगा था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, हर रात ठीक 1:17 पर वो अचानक उठ जाता था। ना कोई सपना, ना कोई आवाज,
लेकिन हर रात वही समय। तीसरे दिन गांव का एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम रघु काका था, प्रशांत से मिलने आया। उसने कहा, बाबू, तुमने जो देख लिया है वो अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। गजधर के बारे में जितना कम जानो उतना अच्छा है। प्रशांत ने कांपती आवाज में पूछा, काका, वो इंसान था या कुछ और? रघु काका चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गजधर एक समय में इंसान था, लेकिन उसने खुद को तामसी विद्या में इस कदर डुबो दिया कि अब वो जीवित होकर भी मरा हुआ है। गजधर की हड्डियां अब भी जिंदा थीं। कई साल पहले गांव के कुछ नौजवानों ने उस वीरान मंदिर को जलाने की कोशिश की थी। 3 दिन बाद उन सभी की लाशें जंगल में मिली थीं, पूरी जल चुकी थीं, लेकिन उनके मुंह पर एक डरावनी मुस्कान थी। कहा जाता है कि गजधर अब केवल शरीर नहीं, छाया बन चुका है। वो उन लोगों के साथ खेलता है जो उसकी विद्या में दखल देते हैं। रघु काका ने प्रशांत को चेतावनी दी, अगर तू वापस शहर जाना चाहता है तो आज ही निकल जा। अगली अमावस्या तक रुक गया तो तेरी आत्मा भी सूख जाएगी, जैसे औरों की सूख गई। प्रशांत ने वही किया। अगली सुबह वो अपना सामान लेकर गांव से निकल गया, लेकिन एक अजीब बात हुई। उसके जाते ही गांव के 4 कुत्ते अचानक भौंकने लगे और जंगल की ओर भागे। प्रशांत की गाड़ी जैसे ही घाटी से नीचे उतरी, गाड़ी अपने आप बंद हो गई। इंजन चालू था, फ्यूल पूरा था, पर गाड़ी जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गई हो। प्रशांत ने फिर से कैमरे का बैग खोला। उसमें से एक पुराना जल चुका कागज मिला जिस पर लिखा था, अब ये विद्या तेरे साथ है। प्रशांत जब अपने शहर रांची पहुंचा तो सबसे पहले उसने अपनी रिकॉर्डिंग्स और नोट्स को चेक किया, पर जैसा उसने पहले देखा था, कैमरा में कुछ भी नहीं था सिवाय उस 2 सेकंड की फुटेज के, गजधर की सफेद आंखें और एक औरत की चीख। उसे लगा शायद डर के कारण उसका दिमाग भ्रम पैदा कर रहा है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। पहली रात के करीब 2 बजे प्रशांत की नींद खुल गई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती हल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसे कुछ अजीब दिखा। दीवार पर एक परछाई थी, उसकी नहीं थी। वो परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई तांत्रिक साधना की मुद्रा में बैठा हो। प्रशांत कांप गया। उसने तुरंत लाइट ऑन की, परछाई गायब। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब उसका वहम है या कुछ सच में साथ आ गया है। दूसरी रात प्रशांत ने अगली रात अपना पुराना टेप रिकॉर्डर ऑन किया ताकि कुछ ध्यान बटे, पर उसमें से एक अजीब सी धुन निकलने लगी, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो, जागृत हो, समर्पण कर, अर्पण कर आत्मा। प्रशांत ने घबराकर टेप बंद कर दिया, लेकिन मंत्र की आवाज कमरे की दीवारों से गूंजती रही, लगभग 15 मिनट तक। उसने तुरंत पंडित को बुलाने का फैसला किया। पंडित अवधेश मिश्र अगले दिन प्रशांत के घर आए। उन्होंने घर का शुद्धिकरण शुरू किया। जैसे ही उन्होंने हवन शुरू किया, कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगीं। लाइटें फटाफट जलने बुझने लगीं। पंडित ने शंख बजाना शुरू किया। तभी दीवार पर गजधर की वही परछाई फिर दिखी। अब की बार साफ थी और उसकी जटाएं जमीन तक फैली हुई थीं। गजधर की परछाई धीरे धीरे दीवार से उतरकर जमीन पर आने लगी। पंडित अवधेश कांपने लगे। उन्होंने एक लोटे में गंगा जल लेकर छिड़कना शुरू किया, लेकिन पानी जैसे ही उस परछाई पर पड़ा, गंगा जल खुद काले रंग में बदल गया। पंडित ने जैसे तैसे पूजा खत्म की और प्रशांत को एक बात कही, बेटा, तुझे सिर्फ तांत्रिक ने नहीं, उसकी विद्या ने छुआ है। अब ये तुझसे बाहर नहीं निकलेगी जब तक तू उसी जगह वापस न जाए जहां यह शुरू हुआ था। अब प्रशांत के पास 2 रास्ते थे, या तो भागे या वापस देवड़ी टोला जाकर उस तंत्र की माटी में अपनी आत्मा को शुद्ध करे। पर उसके सपनों में अब हर रात गजधर आने लगा था और वो एक ही बात कहता था, अब तू मेरा पात्र बन चुका है। 3 रातें बीत चुकी थीं। प्रशांत का शरीर तो जिंदा था, लेकिन उसका मन अब टूट चुका था। रोज सुबह उठने पर उसे अपने तकिए के नीचे कुछ न कुछ अजीब चीजें मिलती। कभी जली हुई राख, कभी पीले धागे में बंधा हुआ नींबू, कभी काले रंग का मिट्टी का टुकड़ा जिस पर कोई अज्ञात अक्षर खुदे होते। हर बार उसकी खिड़की अंदर से बंद होती, कोई भी घर में घुसा नहीं होता। गजधर अब सिर्फ परछाई नहीं था, वो भीतर तक घुस चुका था। प्रशांत का चेहरा बदलने लगा था, गाल धंसने लगे, होंठ सूखने लगे, आंखें हर वक्त लाल। उसकी मां जो 6 महीने पहले ही गांव से मिलने आई थी, उसे देखकर डर गई। प्रशांत, तू प्रशांत लग ही नहीं रहा।
ये तेरी आवाज है क्या? ये तेरी आंखें हैं? लेकिन प्रशांत सिर्फ दीवार को देखे जा रहा था, जहां अब हर वक्त उसे वो परछाई दिखती थी, बैठी हुई, कुछ बड़बड़ाती हुई। एक रात जब प्रशांत की हालत बिल्कुल बिगड़ गई, उसने एक आखिरी कदम उठाया। रांची के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर एक वृद्ध तांत्रिक रहते थे, त्रिलोकनाथ बाबा, जिन्हें लोग तामसी विद्या के विरोधी के रूप में जानते थे। प्रशांत किसी तरह वहां पहुंचा। त्रिलोकनाथ बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ पूछे बोले, तू अब जीवित नहीं है बेटा, तुझ में अब तंत्र का अंश है और वो अंश तुझसे तेरी आत्मा के बदले कुछ मांगता है। प्रशांत ने कांपते हुए पूछा, क्या मांगता है? बाबा बोले, तू अगर बचे रहना चाहता है तो या तो किसी और को इस विद्या के हवाले कर या फिर वापस उस जंगल में जाकर खुद को मिटा दे। अब सवाल यह था, क्या प्रशांत अब किसी और को इस अंधेरे तंत्र में झोंकेगा? क्या वो किसी निर्दोष को गजधर की विद्या के हवाले करेगा या फिर वो फिर से उस जंगल में, उस तांत्रिक मंदिर में लौटेगा जहां सब कुछ शुरू हुआ था? रात को वापस लौटते वक्त उसकी कार का शीशा एक झटके से अंदर की तरफ फट गया और सामने वाली सीट पर कोई बैठा हुआ दिखा, गजधर। बिना बोले, बस उसकी आंखों में देखते हुए और उसके कान में फुसफुसाई आवाज, समर्पण कर या समापन देख। प्रशांत ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस किया कि उसका शरीर अब उसी के नियंत्रण में नहीं रहा। उसके हाथ अपने आप कांपते रहते, आंखें बंद करने पर सामने सिर्फ गजधर की सफेद आंखें और तंत्र मंडल घूमते रहते। उसके भीतर एक आवाज गूंजने लगी थी, किसी को दे दे, किसी को दे दे। इसी तनाव के बीच एक रात प्रशांत की बचपन की दोस्त श्वेता उसके घर आई। गजधर अब सिर्फ परछाई नहीं था, वो भीतर तक घुस चुका था। प्रशांत का चेहरा बदलने लगा था, गाल धंसने लगे, होंठ सूखने लगे, आंखें हर वक्त लाल। उसकी मां जो 6 महीने पहले ही गांव से उससे मिलने आई थी, उसे देखकर डर गई। प्रशांत बेटा, तू प्रशांत लग ही नहीं रहा। ये तेरी आवाज है क्या? ये तेरी आंखें ऐसे क्यों हो गईं? लेकिन प्रशांत सिर्फ दीवार को देखे जा रहा था, जहां अब हर वक्त उसे वो परछाई दिखती थी, बैठी हुई, कुछ बड़बड़ाती हुई। एक रात जब प्रशांत की हालत बिल्कुल बिगड़ गई, उसने एक आखिरी कदम उठाया। रांची के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर एक वृद्ध तांत्रिक रहते थे, त्रिलोकनाथ बाबा, जिन्हें लोग तामसी विद्या के विरोधी के रूप में जानते थे। प्रशांत किसी तरह वहां पहुंचा। त्रिलोकनाथ बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ पूछे बोले, तू अब जीवित नहीं है बेटा, तुझ में अब तंत्र का अंश है और वो अंश तुझसे तेरी आत्मा के बदले कुछ मांगता है। प्रशांत ने कांपते हुए पूछा, क्या मांगता है? बाबा बोले, तू अगर बचे रहना चाहता है तो या तो किसी और को इस विद्या के हवाले कर या फिर वापस उस जंगल में जाकर खुद को मिटा दे। अब सवाल यह था, क्या प्रशांत अब किसी और को इस अंधेरे तंत्र में झोंकेगा? क्या वो किसी निर्दोष को गजधर की विद्या के हवाले करेगा या फिर वो फिर से उस जंगल में, उस तांत्रिक मंदिर में लौटेगा जहां सब कुछ शुरू हुआ था? रात को वापस लौटते वक्त उसकी कार का शीशा एक झटके से अंदर की तरफ फट गया और सामने वाली सीट पर कोई बैठा हुआ दिखा, गजधर। बिना बोले, बस उसकी आंखों में देखते हुए और उसके कान में फुसफुसाई आवाज, समर्पण कर या समापन देख। प्रशांत ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस किया कि उसका शरीर अब उसी के नियंत्रण में नहीं रहा। उसके हाथ अपने आप कांपते रहते, आंखें बंद करने पर सामने सिर्फ गजधर की सफेद आंखें और तंत्र मंडल घूमते रहते। उसके भीतर एक आवाज गूंजने लगी थी, किसी को दे दे, किसी को दे दे। इसी तनाव के बीच एक रात प्रशांत की बचपन की दोस्त श्वेता उसके घर आई। श्वेता एक पत्रकार थी और कई बार प्रशांत की फिल्मों के लिए मदद कर चुकी थी। वो उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। प्रशांत, तुम खुद को क्या बना चुके हो? देखो, चलो किसी मनोचिकित्सक के पास चलते हैं, ये सब तुम्हारा भ्रम है। लेकिन प्रशांत अब कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बस उसे घूरता रहा और फिर धीरे से बोला, क्या तुम मेरे लिए बलिदान दे सकती हो? श्वेता डर गई। क्या बकवास है ये? प्रशांत मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान गजधर की जैसी थी, ठंडी, खोखली और भयावह। उस रात श्वेता घर से निकल गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर सड़क पर पहुंची, उसे किसी ने पीछे से खींच लिया। घुप अंधेरे में एक हाथ उसके चेहरे पर रखा गया
और वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब श्वेता की आंख खुली, वो एक पुराने से कमरे में थी। सामने एक तांत्रिक मंडल बना हुआ था और उसके बीच में बैठा था प्रशांत, आंखें बंद, मुंह से काला धुआं निकलता हुआ। कमरे में लाल धूप, राख और जलता हुआ लोहा, और कोने में खड़ा था गजधर की परछाई जैसा कोई, बिल्कुल स्थिर। श्वेता ने जैसे ही भागने की कोशिश की, उसकी टांगों में कुछ बंधा हुआ था, एक काला धागा जिसमें राख लिपटी थी। प्रशांत के अंदर गजधर बोल रहा था, एक बार, बस एक बार ये आत्मा मेरी हो जाए, फिर मैं पूर्ण हो जाऊंगा। श्वेता रोने लगी, प्रशांत मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन अब प्रशांत की आवाज नहीं थी, अब वहां गजधर था। एक तेज शंखनाद के साथ दरवाजा टूटा और त्रिलोकनाथ बाबा अंदर आए। उनके हाथ में रुद्राक्ष से बंधी एक लौ थी, जो न केवल जल रही थी बल्कि गूंज भी रही थी, जैसे किसी मंत्र का स्वर बन चुकी हो। उन्होंने कहा, गजधर बस कर, तुझे मरे हुए 30 साल हो गए, तुझ में अब सिर्फ भस्म बची है। गजधर चीखा, जब तक ये शरीर मेरे पास है मैं अमर हूं। बाबा ने तुरंत वह लौ प्रशांत की छाती पर फेंकी और एक तेज विस्फोट जैसी आवाज हुई। कमरा हिल उठा और फिर सन्नाटा। श्वेता की आंख खुली, वो जमीन पर लेटी थी। कमरे का मंडल मिट चुका था। त्रिलोकनाथ बाबा जमीन पर थक कर बैठे थे और प्रशांत शांत था, पर उसका चेहरा अब गजधर जैसा नहीं था। उसकी आंखें फिर से वैसी हो गई थीं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। श्वेता धीरे से बोली, प्रशांत सब ठीक है ना? प्रशांत ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, गजधर तो चला गया, पर अब तंत्र मुझे जान चुका है। उस रात के बाद सब कुछ शांत हो गया था। श्वेता ने पुलिस को बुलाया और त्रिलोकनाथ बाबा ने गांव लौटने से पहले सिर्फ इतना कहा, अगर कभी फिर ये आंखें काली हो जाएं तो समझना तंत्र ने फिर से जागरण कर लिया है। प्रशांत को शहर के एक मानसिक चिकित्सा केंद्र में भर्ती करवा दिया गया। डॉक्टर्स ने कहा, उसके शरीर में कोई कमजोरी नहीं, लेकिन उसका मन जैसे किसी दूसरी सत्ता के अधीन है। वो न खाता था न पीता था, बस एक पुरानी डायरी को घूरता रहता। उस डायरी में लिखा था, विद्या को त्यागने वाला मरेगा नहीं, बस भटकता रहेगा, और एक दिन वो खुद उस विद्या का वाहन बन जाएगा। प्रशांत अब अस्पताल के कमरे में बैठकर दिन रात उसी तांत्रिक मंडल को दीवार पर उंगलियों से खींचता था। ठीक वही मंडल जो गजधर ने साधना के समय बनाया था। 1 साल बाद श्वेता अब दिल्ली में थी। उसने ये मान लिया था कि प्रशांत कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। पर एक दिन उसके पास एक कोरियर आया। डिब्बे में एक छोटी सी राख से भरी पुड़िया और एक पर्ची थी, जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब मैं तैयार हूं, उत्तराधिकारी बन चुका हूं। प्रशांत। श्वेता कांप गई। श्वेता 2 दिन बाद देवड़ी टोला पहुंची। गांव अब पहले से ज्यादा वीरान लग रहा था। किसी से बात करने पर पता चला कि 3 दिन पहले गांव के बाहर वाले पुराने मंदिर में फिर से आग की लपटें देखी गई थीं। कहा जा रहा था कि कोई फिर से तामसी साधना कर रहा है। श्वेता वहीं पहुंची और जो देखा वो उसका खून जमा देने वाला था। मंदिर के बीच में बैठा था प्रशांत, पर वो अब प्रशांत नहीं था। उसके माथे पर राख का तिलक था, जटाएं खुली थीं और उसकी आंखें अब सफेद नहीं थीं बल्कि पूरी तरह काली थीं। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, अब मैं गजधर नहीं, मैं तंत्र स्वयं हूं। श्वेता ने पीछे हटने की कोशिश की, पर जमीन से निकले धागों ने उसके पैर जकड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रशांत प्लीज, तुम ये नहीं हो। लेकिन प्रशांत ने धीरे से सिर उठाया और वहीं जवाब दिया, अब मैं वो हूं जो छाया से भी परे है। अब हर अमावस्या को कोई ना कोई समर्पित होगा। और फिर उस मंदिर से एक चीख गूंजी जो जंगल की हवा में घुलती गई। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तंत्र कभी खत्म होता है या वो बस एक शरीर से दूसरे में प्रवाहित होता रहता है? 6 महीने बाद वाराणसी के घाटों पर गंगा के किनारे बैठी श्वेता अब पत्रकार नहीं थी। उसने उस रात के बाद अपना सब कुछ छोड़ दिया था, नौकरी, घर, पहचान, और अब वो सिर्फ एक काम में लगी थी, गजधर की विद्या को जड़ से खत्म करना। उसे पता चला कि तामसी तंत्र का मूल यंत्र अब भी उसी मंदिर के गर्भगृह में गड़ा हुआ है जहां गजधर ने पहली बार साधना की थी। और जब तक वो यंत्र नष्ट नहीं होता, प्रशांत की आत्मा उस तंत्र से आजाद नहीं हो सकती।
श्वेता ने बनारस के एक प्राचीन पंडित से संपर्क किया, पंडित देवकीनंदन, जिन्होंने तामसी विधाओं पर 40 साल साधना की थी, पर सिर्फ उन्हें नष्ट करने के लिए। उन्होंने कहा, यह तंत्र अग्नि से नहीं मिटेगा, इसे उसी रात्रि में नष्ट करना होगा जिस रात्रि को यह सबसे शक्तिशाली होता है, 14वीं अमावस्या। पर ध्यान रखना, जैसे ही यज्ञ शुरू होगा, गजधर तुझ में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। वो तुझे तेरे सबसे डरावने रूप दिखाएगा। अगर तू डरी तो तू भी उसी तंत्र का हिस्सा बन जाएगी। 14वीं अमावस्या की रात थी। आसमान पर चांद नहीं था, हवा भारी, धुएं से भरी हुई। श्वेता, देवकीनंदन पंडित और 2 शिष्य जंगल के रास्ते मंदिर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और एक धुएं से बनी आकृति उनके चारों ओर घूमने लगी। वापस चले जाओ, तू भी समर्पण कर। श्वेता, तुझे प्रशांत ने बुलाया था, अब तुझे यहीं रहना होगा। श्वेता ने आंखें बंद कर लीं और अग्नि में यंत्र रखा। यज्ञ शुरू हो गया। जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, श्वेता को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के भीतर कई परछाइयां हिल रही हों। कभी उसके पापा की आवाज आई, बेटा लौट आ, तू मर जाएगी। कभी मां का चेहरा, कभी प्रशांत जो कह रहा था, बस एक बार हाथ थाम ले, हम फिर से वैसे ही हो जाएंगे। श्वेता की आंखें भर आईं, उसके हाथ कांपने लगे। वो यंत्र को आग से हटाने ही वाली थी। तभी देवकीनंदन चिल्लाए, अब नहीं रुकेगी, आग बढ़ा दे। श्वेता ने एक झटके में पूरा यंत्र अग्नि में डाल दिया। आग की लपटें नीली हो गईं और मंदिर की जमीन कांपने लगी। एक ऐसी चीख मंदिर के अंदर गूंजी जो इंसानी नहीं थी, न जानवर की। वो चीख जैसे तंत्र खुद कर रहा हो। मंदिर की दीवारें दरकने लगीं और वहां मौजूद हर शिला, हर मूर्ति धूल बनकर बिखरने लगी। देवकीनंदन पंडित ने श्वेता का हाथ पकड़ा, भाग चल बेटी, अब ये जगह खुद भस्म हो जाएगी। श्वेता की आंख खुली तो वो गांव के बाहर थी। मंदिर अब पूरी तरह ध्वस्त था। वहां अब सिर्फ राख और टूटी शिलाएं थीं। प्रशांत का कोई पता नहीं था, न उसकी लाश, न कोई चिन्ह। पर दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक डायरी मिली। उसी की आखिरी पन्ने पर सिर्फ ये लिखा था, मैं अब मुक्त हूं, लेकिन अगर कोई फिर इस राख को छुएगा तो गजधर फिर से जन्मेगा। गजधर चला गया, पर उसकी तामसी विद्या, उसकी राख अब भी जिंदा है। कहा जाता है कि तंत्र पूरी तरह कभी नष्ट नहीं होता, वो सिर्फ अपने अगले माध्यम, अगले शरीर और अगली आत्मा की प्रतीक्षा करता है। अगर किसी ने फिर से उस राख को छुआ या उस वीरान मंदिर की सीढ़ियों पर पांव रखा, तो अगली कहानी शायद उसी की होगी, शायद आपकी। ध्यान रखना, कुछ डर ऐसे होते हैं जो केवल कहानी नहीं होते, वो धीरे धीरे हमारे जीवन में घुल जाते हैं, और जब तक हमें एहसास होता है, हम खुद उसी कहानी का हिस्सा बन चुके होते हैं। स्टोरी नाइट पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन दरवाजों की आहट सुनाते हैं जिन्हें कभी खोलना नहीं चाहिए था। तो अगली बार जब कोई तांत्रिक, कोई मंदिर या कोई राख तुम्हें आकर्षित करे, सोच लेना कहीं आप भी अगला पात्र ना बन जाओ। कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।